आज हम कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों का शोधन। कार्बनिक यौगिकों का शोधन। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का जो शोधन है या कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की मुख्य 5 विधियाँ हैं। पहली विधि है क्रिस्टलन। पहली विधि है क्रिस्टलन। पहली विधि है क्रिस्टलन। दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन। दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन। तीसरी विधि है विलायक द्वारा। तीसरी विधि है विलायक द्वारा निष्कर्षण। तीसरी विधि है विलायक द्वारा निष्कर्षण। चौथी विधि है आसवन। चौथी विधि है आसवन। और पांचवी विधि है क्रोमैटोग्राफी। पांचवी विधि है क्रोमैटोग्राफी। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के शोधन की मुख्य 5 विधियां हैं। पहली है क्रिस्टलन, दूसरी ऊर्ध्वपातन, तीसरी विलायक द्वारा निष्कर्षण, चौथी आसवन। यहाँ इस वीडियो में हम मुख्य 4 विधियों का अध्ययन करेंगे। क्रोमैटोग्राफी का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के शोधन की जो पहली विधि है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन को देखिए, क्रिस्टलन क्या होता है। यह जो है तो मुख्य रूप से ठोस कार्बनिक यौगिकों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्रिस्टलन पहली विधि है क्रिस्टलन। पहली विधि है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन यह विधि ठोस कार्बनिक यौगिकों के यह विधि ठोस कार्बनिक यौगिकों के शोधन के लिए, यह विधि ठोस कार्बनिक के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखिए, जो ठोस कार्बनिक यौगिक हैं उनके शोधन के लिए क्रिस्टलन विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ए नंबर साधारण क्रिस्टलन। पहला होता है साधारण क्रिस्टलन। देखिए, साधारण क्रिस्टलन में क्या करते हैं, इसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है, जो अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको किसी उपयुक्त विलायक के साथ उसका संतृप्त विलयन बनाते हैं। किसी भी अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ का उपयुक्त विलायक के साथ संतृप्त विलयन बनाते हैं तथा उसे गर्म अवस्था में ही एक बीकर में छान लेते हैं। वह छनित को ठंडा होने देते हैं। छनित को ठंडा होने देने पर शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो साधारण क्रिस्टलन क्या होता है, इस विधि में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को उपयुक्त विलायक अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का उपयुक्त विलायक के साथ संतृप्त विलयन बनाकर इस विधि में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का उपयुक्त विलायक के साथ संतृप्त विलयन बनाकर उसे गर्म अवस्था में ही किसी बीकर में छान लेते हैं तथा छनित
क्षणित को ठंडा होने देते हैं, क्षणित को ठंडा होने देते हैं, जिससे शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल कुछ समय बाद, जैसे शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल कुछ समय बाद प्राप्त हो जाते हैं। इस विधि द्वारा शर्करा व एल्कोहल शर्करा व नमक, इस विधि द्वारा शर्करा व नमक को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा नेफ्थेलिन व बेंजोइक अम्ल को भी अलग किया जा सकता है। तो देखिए, क्रिस्टलन में जैसा हमने बताया, क्रिस्टलन विधि जो है यह कार्बनिक यौगिक, जो ठोस कार्बनिक यौगिक हैं उनके शोधन के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे पहला होता है साधारण क्रिस्टलन। साधारण क्रिस्टलन में क्या करते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है या कार्बनिक यौगिक होता है उसको किसी उपयुक्त विलायक के साथ उसका संतृप्त बनाते हैं। इसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक, जो अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है, उसका अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का उपयुक्त विलायक के साथ संतृप्त विलयन बनाते हैं और उसे गर्म अवस्था में ही किसी बीकर में छानते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, क्षणित को ठंडा होने देते हैं, जिससे कुछ समय बाद शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। जैसे यदि हम शर्करा व नमक के मिश्रण को अलग करना चाहें, तो इसे हम साधारण क्रिस्टलन द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें इसका हम एल्कोहल में, शर्करा व नमक का एल्कोहल में संतृप्त विलयन बनाते हैं, जिससे शर्करा अध्रुवीय होती है तो एल्कोहल में घुल जाती है, जबकि नमक जो है ध्रुवीय होता है तो एल्कोहल में नहीं घुलता। इन्हें जब हम बीकर में छानते हैं, जब इस विलयन को छानते हैं, तब शर्करा जो है वो एल्कोहल के साथ निस्यंद के रूप में छन जाती है, जबकि नमक जो है वो ऊपर ही रह जाता है। तो इस प्रकार से नमक तो पहले अलग हो जाता है और बाद में क्षणित को ठंडा करते हैं तब शक्कर के भी क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था साधारण क्रिस्टलन। साधारण क्रिस्टलन में हम इस प्रकार से पदार्थों को अलग करते हैं। इस विधि के द्वारा शर्करा व नमक को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा नेफ्थेलिन व बेंजोइक अम्ल को अलग किया जा सकता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। क्रिस्टलन जो है इसका दूसरा तरीका है प्रभाजी क्रिस्टलन। इसका दूसरा तरीका है प्रभाजी क्रिस्टलन। बी नंबर है प्रभाजी क्रिस्टलन। इसमें क्या करते हैं, देखिए जो प्रभाजी क्रिस्टलन होता है इसमें दो ऐसे पदार्थ होते हैं, दो ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी किसी विलायक में विलेयता में अंतर बहुत कम होता है। जिनकी किसी विलायक में विलेयता में अंतर बहुत कम होता है। उन्हें अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे इस विधि के द्वारा ऐसे दो अशुद्ध कार्बनिक यौगिकों को अलग किया जाता है, जिनकी विलेयता में अंतर होता है। जैसे ए व बी में
ए की विलेयता, जैसे ए व बी में ए की विलेयता किसी विलायक में कम है तथा बी की विलेयता किसी विलायक में अधिक है, तब इन पदार्थों को विलायक के साथ गर्म करने पर हम देख देंगे ए जो है ए पहले न अलग हो जाएगा, तब इन्हें उपयुक्त विलायक के साथ गर्म करने पर ए पहले अलग हो जाएगा, वह बी को ठंडा करने पर इसका भी क्रिस्टलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिस्टलन की दो विधियां हैं, साधारण क्रिस्टलन और प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन में दो ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जिनकी किसी विलायक में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ए व बी दो पदार्थ हैं जिसमें ए किसी विलायक में कम विलेय है, बी ज़्यादा विलेय है, तो ए पहले न अलग हो जाएगा और बी को जब हम ठंडा करेंगे तब वह क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था प्रभाजी क्रिस्टलन और वो था साधारण क्रिस्टलन। इसके बाद देखते हैं दूसरी विधि को। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों के शोधन की दूसरी विधि है। क्रिस्टलन के बाद ऊर्ध्वपातन। दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में जाते हैं। प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है ना, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं उनमें अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर एंथ्रासीन नील नेफ्थेलिन व बेंजोइक अम्ल आदि का शोधन किया जाता है। इस विधि के द्वारा कपूर, एंथ्रासीन, नील, नेफ्थेलिन और बेंजोइक अम्ल आदि का शोधन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें अशुद्ध पदार्थ को एक प्याली में लेकर उसे एक कीप द्वारा ढक देते हैं। वह कीप के मुंह पर रुई या कॉटन लगा देते हैं तथा प्याली को गर्म करने पर शुद्ध पदार्थ कीप की दीवारों में
कीप की शुद्ध पदार्थ वाष्पित होकर, शुद्ध पदार्थ वाष्पित होकर कीप की दीवारों में, कीप की दीवारों में एकत्र हो जाता है। वह अशुद्धियाँ प्याली में रह जाती हैं। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो है कपूर, एंथ्रासीन, नील, नेफ्थेलिन व बेंजोइक अम्ल आदि का शोधन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध पदार्थ को एक प्याली में लेते हैं और उसे कीप द्वारा ढक देते हैं तथा इसमें फिल्टर पेपर भी रख देते हैं। पदार्थ के ऊपर फिल्टर पेपर रख देते हैं। वह कीप के मुंह पर रुई या कॉटन लगा देते हैं। फिर प्याली को गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी वाष्पें बनती हैं जो कीप की दीवारों में एकत्र हो जाती हैं, जबकि अशुद्धियाँ जो है वो प्याली में ही रह जाती हैं। कि विधि थी ऊर्ध्वपातन, ये प्रक्रिया थी ऊर्ध्वपातन। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है विलायक द्वारा निष्कर्षण। विलायक द्वारा निष्कर्षण, इसमें क्या करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में विलेय होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल में विलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए जो है विलायक द्वारा निष्कर्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ पदार्थ जल में, कुछ पदार्थ जल में विलेय होने के साथ, कुछ पदार्थ जल में विलेय होने के साथ कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय होते हैं, कई बार अधिक विलेय होते हैं। अतः इन्हें इनका जल में विलयन बनाकर, इनका जल में विलयन बनाकर इसे पृथककारी कीप में लेकर ईथर के साथ हिलाया जाता है। ईथर के साथ हिलाया जाता है। ईथर क्या है, कार्बनिक विलायक है। अब चूंकि क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो है जल की तुलना में कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा विलेय होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होगा वो कार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा। इसे पृथककारी कीप में लेकर ईथर के साथ हिलाया जाता है जिससे शुद्ध पदार्थ कार्बनिक विलायक में विलेय हो जाता है। वह जल अलग हो जाता है। इसमें जो इस प्रकार से एक पृथककारी कीप रहती है, ये जो है इस प्रकार से पृथककारी कीप रहती है। यहाँ पर इसका पहले जल में विलयन रहता है और जब इसे ईथर में मिलाते हैं, ईथर में मिलाकर हिलाते हैं तो अपना कार्बनिक पदार्थ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ईथर के साथ ज़्यादा घुल जाता है। बाद में क्या करते हैं कि इस जल को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं।
तो इस प्रकार से जो है तो अपना पदार्थ जो है कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, जिसे बाद में अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से विलायक द्वारा निष्कर्षण करते हैं। इस विधि में इस प्रकार से विलायक द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद जो चौथी विधि है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद जो चौथी विधि है वो है आसवन। आसवन क्या होता है? आसवन के द्वारा भी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से द्रवों का शोधन किया जाता है। इसमें क्या होता है? आसवन क्या होता है? इसमें एक द्रव को वाष्प में बदलकर उसे संघनित करा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। किसी द्रव, इसकी परिभाषा है, कॉपी में नोट करेंगे। किसी द्रव को वाष्प में बदलकर उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर पुनः द्रव में बदलने या द्रव में संघनित करने की क्रिया या बदलने की क्रिया आसवन, पुनः द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। तो ये आसवन किसी भी द्रव को वाष्प में बदलकर उसे दूसरे स्थान में ले जा करके उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर पुनः द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। आसवन 3 प्रकार का होता है। पहला आसवन होता है साधारण आसवन। देखिए, साधारण आसवन जो होता है इसमें अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि में किसी भी द्रव को वाष्प में बदलते हैं और फिर उसकी वाष्प को संघनित्र में ले जाकर के ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। अशुद्धियाँ जो है वो फ्लास्क में ही रह जाती हैं। इस विधि के द्वारा अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि में किसी अशुद्ध कार्बनिक द्रव को फ्लास्क में लेकर उसकी वाष्प को संघनित्र में ठंडा करके ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है तथा अशुद्धियाँ वहीं रह जाती हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे पदार्थों के शोधन में करते हैं। क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इस विधि का प्रयोग ऐसे पदार्थों के शोधन में करते हैं जिनके क्वथनांकों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे हेक्सेन व टॉलुइन
व टॉलुइन को साधारण आसवन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार से बेंजीन व एनिलीन, बेंजीन व एनिलीन के क्वथनांक भी ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इसे भी हम साधारण आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके द्वारा अब अगला तरीका है, साधारण आसवन के बाद दूसरा होता है प्रभाजी आसवन। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा होता है प्रभाजी आसवन। दूसरा होता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, देखिए प्रभाजी आसवन में क्या होता है, ये विधि वाष्पशील द्रवों, ये विधि वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग वाष्पशील, इस विधि का प्रयोग वाष्पशील द्रवों के शोधन में किया जाता है, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। या इस विधि का प्रयोग ऐसे वाष्पशील, ऐसा भी सकते हैं, इस विधि का प्रयोग ऐसे वाष्पशील द्रवों के शोधन में किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, वह पहले संघनित होकर ग्राही में एकत्र हो जाता है तथा जिनका क्वथनांक अधिक होता है, वह बाद में संघनित होता है, इस प्रकार से जो वाष्पशील द्रवों के शोधन के इसका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग जो है ऐसे वाष्पशील द्रवों के शोधन में किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ। आपको पता है कि पेट्रोलियम पदार्थों से कई चीज़ें मिलती हैं, CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कोल तार, ये सब किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों से। जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसको प्रभाजक स्तंभ में लगाते हैं। प्रभाजक स्तंभ में सबसे कम क्वथनांक जिसका होता है, सबसे शुद्ध होता है, जो सबसे शुद्ध होता है वो पहले संघनित होता है और ग्राही पात्र में आता है। जैसे CNG वगैरह ये बहुत शुद्ध होते हैं, ये सबसे पहले जो है संघनित होते हैं और ग्राही में जाते हैं। तो प्रभाजी, इसमें प्रभाजक स्तंभ का भी प्रयोग होता है। इस विधि में प्रभाजक स्तंभ का भी प्रयोग होता है। इस विधि में प्रभाजक स्तंभ का भी प्रयोग होता है। तो ये विधि थी प्रभाजी आसवन की। जैसे साधारण आसवन में हम क्या करते हैं, अवाष्पशील अशुद्धियों को दूर करते हैं। इसमें वाष्पशील द्रवों का शोधन किया जाता है। ऐसे कार्बनिक वाष्पशील द्रवों का शोधन करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। तीसरी विधि है भाप आसवन, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तीसरी विधि है भाप आसवन। तीसरी विधि है भाप आसवन। देखिए ये क्या होती है। तीसरी विधि है भाप आसवन। इस विधि का प्रयोग
ऐसे कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने में क्या जाता है जो जल की तुलना में जलवाष्प में ज़्यादा विलेय होते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन में किया जाता है जो जल की तुलना में जलवाष्प में ज़्यादा विलेय होते हैं। जैसे फूलों से सुगंधित तेल निकालने के लिए भाप आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फूलों से सुगंधित तेल निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एनिलीन व नाइट्रोबेंजीन के शोधन में भी भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों के शोधन की 4 प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।